हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स देखिए, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम इंडियन पॉलिटी के ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आने वाली एसएससी सीजीएल प्री और मेंस दोनों में ही हमको देखने को मिल सकते हैं। इसके पहले देखिए, हम 3 प्रैक्टिस सेट पर डिस्कस कर चुके हैं। आज का ये प्रैक्टिस सेट हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आने वाली एसएससी के एग्जाम में हमको देखने को मिल सकता है, भारत के महान्यायवादी चुने जाने के लिए कौन सी योग्यता नहीं होनी चाहिए। यहां पर कहा गया है कि ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सी योग्यता महान्यायवादी से रिलेटेड नहीं है। तो देखिए, पहले महान्यायवादी की बात कर लेते हैं। महान्यायवादी का जो पद है भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में उल्लेखित है। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पद दिया गया है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, महान्यायवादी। अब अगर हम महान्यायवादी की बात करें तो इस आर्टिकल के तहत यह भारत सरकार के पहले विधि अधिकारी होते हैं। भारत के पहले विधि अधिकारी महान्यायवादी को माना जाता है। इनकी नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। अब अगर इनके पद के लिए योग्यताएं देखें तो भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अगर किसी भी व्यक्ति को महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किया जाना है तो जरूरी है कि वो भारत का नागरिक हो। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका हो। ऐसी किसी भी योग्यता का उल्लेख महान्यायवादी के रिलेशन में हमको देखने को नहीं मिलता। सी देखते हैं, किसी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वकील रह चुका हो, मतलब वकालत कर चुका हो, चाहे किसी एक हाई कोर्ट में या एक से ज्यादा हाई कोर्ट में, पर 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकालत का इनको अनुभव होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा डी ऑप्शन देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। यह भी बिल्कुल सही है। कोई व्यक्ति अगर महान्यायवादी बनना चाहता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट की योग्यता वो रखता हो, ऐसा प्रावधान हमको देखने को मिलता है, न कि सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका हो, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो यहां पर आंसर बी सही हो जाएगा, जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की योग्यता से रिलेट नहीं करता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार को विधि के जितने भी मुद्दे होते हैं उस पर सलाह और सिफारिश देने का काम करता है। इसके अलावा भारत के किसी भी कोर्ट में अगर भारत सरकार के ऊपर कोई भी मामला है चल रहा है तो वहां पर महान्यायवादी भारत सरकार का पक्ष रखता है। यह भारत सरकार का वकील है, आप इसको ऐसे समझो। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 76 में। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका हो, यह योग्यता महान्यायवादी से संबंध में या महान्यायवादी के संबंध में सही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान देखने को मिलता है? तो देखिए, अगर केवल वित्त आयोग बोलता या राष्ट्रीय वित्त आयोग बोलता तो हमें भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 में राष्ट्रीय वित्त आयोग का उल्लेख देखने को मिलता है, लेकिन यहां पर बात की गई है राज्य वित्त आयोग की। राज्य वित्त आयोग का जो उल्लेख है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243I में देखने को मिलता है, जो कि पंचायती राज के ही सब क्लॉजेज है या सब आर्टिकल है। यहां पर हमको राज्य वित्त आयोग का उल्लेख देखने को मिलता है, और हमको पता चलता है कि हर 5 साल में राज्य वित्त आयोग का गठन जो राज्य के राज्यपाल है, गवर्नर है, उनके द्वारा किया जाएगा, है ना। तो राज्य के गवर्नर आर्टिकल 243I के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन कर सकते। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए इसका गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्य की संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड से पंचायतों को कितना अनुदान दिया जाना चाहिए, इसकी सिफारिशें नॉर्मली राज्य वित्त आयोग करता है। ओके, अब क्योंकि इसकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो जब ये अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं तो अपनी रिपोर्ट भी राज्य वित्त आयोग राज्यपाल को ही सौंपते हैं, और राज्यपाल बाद में उसको राज्य विधानमंडल के पटल पर रखवाता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 243I में राज्य वित्त आयोग का उल्लेख देखने को मिलता है, 243I। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा
ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, ईडब्ल्यूएस जो है, इनको 10% आरक्षण की व्यवस्था भारतीय संविधान में 103वें संविधान संशोधन, ओके, 103वें संविधान संशोधन के तहत 2019 में की गई। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। इजी है, ठीक है। 103वें संविधान संशोधन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण दिया गया है। ईडब्ल्यूएस जो कि अनरिजर्व में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े या कमजोर वर्ग है, अनरिजर्व में, उनको आरक्षण की बात करता है। इसके लिए इस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 2 आर्टिकलों को सम्मिलित किया गया था, आर्टिकल 15(6) को और आर्टिकल 16(6) को। ये 2 आर्टिकल जोड़े गए थे 103वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब देखिए, भारतीय संविधान का आर्टिकल 15 अगर हम देखें तो धर्म, जाति, लिंग और इसके आधार पर 5 आधार दिए गए, वंश, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करने की बात करता है। उसी में शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण की बात की गई है ना। उसके जो सब क्लॉजेस है उसमें शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण की बात की गई है, SC, ST, OBC के लिए। उसी में एक सब क्लॉज जोड़ा गया है 15(6) और शैक्षणिक संस्थाओं में 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को दिया गया है। सेम अगर आर्टिकल 16 में जाते हैं तो ये सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात करता है। इसी के सब क्लॉजेज में SC, ST, OBC को आरक्षण दिया गया सरकारी नौकरियों में, तो यहां पर आर्टिकल 16(6) से जोड़ा गया और ईडब्ल्यूएस को भी 10% आरक्षण दे दिया गया है सरकारी नौकरियों में। ओके, अब अगर किसी भी व्यक्ति को ईडब्ल्यूएस में शामिल होना है तो क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस पर बात आती। तो पहली चीज, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए या इंडियन रेसिडेंस का होना चाहिए, पहली चीज। सेकेंड, उसकी जो एनुअल फैमिली इनकम है, पूरी पारिवारिक इनकम है पूरे साल की, वो 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सेकेंड। थर्ड, अगर उसके पास एग्रीकल्चर लैंड है, फार्मर लैंड है, अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो वो लैंड 5 एकड़ से बड़ा नहीं होना चाहिए। फोर्थ, अगर रेसिडेंशियल एरिया की बात करें तो रेसिडेंशियल फ्लैट या एरिया 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ये 4 क्राइटेरिया हमको देखने को मिलते हैं ईडब्ल्यूएस की मान्यता के लिए। ओके, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, कैंडिडेट की फैमिली इनकम जो है एनुअली या वार्षिक वो 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, फार्मर लैंड जो है या फिर एग्रीकल्चर लैंड है अगर उसके पास तो 5 एकड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा अगर उसके पास रेसिडेंशियल एरिया है तो वो 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, 103वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया था और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूं मैं आपको। देखिए, क्रेजी जीके ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए एसएससी की टारगेट बेस शुरू हो गई है, जो कि आने वाली सीजीएल की एग्जाम के लिए आपको काफी बेनिफिट करने वाली है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है, आप जाकर इन कोर्सेस में एनरोल कर सकते हैं काफी इजीली। और अगर आप इंडिविजुअली मुझसे पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो भी रूट एप्लीकेशन में आपको फैसिलिटी दी गई है। सबसे पहले आप प्ले स्टोर से रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप पॉलिटी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो वहां पर मेरी भी लाइव क्लासेस चल रही है, आप पॉलिटी की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, छोटा सा अपडेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान किया गया है? प्रेसिडेंट के कार्यकाल का प्रावधान की बात की गई। तो अगर प्रेसिडेंट के कार्यकाल की बात करें तो यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 56 में देखने को मिलती। संविधान का आर्टिकल 56 प्रेसिडेंट के कार्यकाल की बात करता है, टाइम पीरियड की बात करता है। इसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट 5 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं। कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक। और अगर इसके पहले ये अपना पद छोड़ना चाहते हैं तो रिजाइन दे सकते हैं, किसको? वाइस प्रेसिडेंट को। तो सबसे पहला आंसर मिल गया, आंसर ए। प्रेसिडेंट का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। कार्यकाल की बात करता है संविधान का आर्टिकल 56। 3 और आर्टिकल दिए गए। तो आर्टिकल 58 में प्रेसिडेंट चुने जाने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, इसकी बात की गई है।
आर्टिकल 60 में प्रेसिडेंट की शपथ की बात की गई है, ओथ कौन दिलवाएगा, किसके सामने लेंगे। और आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग की प्रोसीजर की बात की गई है कि अगर प्रेसिडेंट को उनके कार्यकाल के बीच में उनके पद से हटाना है तो केवल महाभियोग की प्रोसीजर के द्वारा हटाया जा सकता है, और महाभियोग की प्रोसीजर संविधान के आर्टिकल 61 में उल्लेखित है। तो यहां पर देखिए कार्यकाल पूछा गया है तो इजीली आंसर मिल जाता है, आंसर ए। ओके, चलिए आगे आ जाते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली में विधानसभा के गठन का प्रावधान किया गया है? दिल्ली विधानसभा की बात की गई। तो देखिए दिल्ली में पहले विधानसभा नहीं थी। दिल्ली विधानसभा की स्थापना 69वें संविधान संशोधन 1991 में की गई है। 69 अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1991 में लाया गया था, इसके द्वारा दिल्ली में विधान परिषद या विधानसभा के गठन की बात की गई। आप विधानमंडल बोल सकते हो इसको। और इसके अलावा इसी संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को स्पेशल दर्जा दिया गया था, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। और इसके तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 239 ए को जोड़ा गया था। यह आर्टिकल दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा देता है और यहां पर विधानमंडल के गठन की बात करता है। और साथ ही मंत्री परिषद का आकार राज्य के विधानमंडल का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए दिल्ली में, यह भी प्रावधान करता है 69 अमेंडमेंट एक्ट 1991। कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया है? 239 ए। तो दिल्ली विधानसभा के गठन से संबंधित अमेंडमेंट 69 अमेंडमेंट एक्ट 1991 में लाया गया था। इजी। ओके, याद रखिएगा, आर्टिकल भी याद रखिएगा क्योंकि हमने काफी सारी एग्जाम्स में देखा, एसएससी नहीं इवन अदर भी जो एग्जाम है उसमें हमको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन देखने को मिला है ना। दिल्ली को एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस आर्टिकल में उल्लेखित है? तो 239 ए में देखने को मिलता है। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में पहली बैठक में कितनी महिलाएं उपस्थित थी? भारतीय संविधान सभा में पहली बैठक में कितनी महिलाएं थी? तो देखिए भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी आप जानते हैं? 9 दिसंबर। और ईयर की बात करें तो 1946 का टाइम पीरियड है। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की सबसे पहली बैठक हुई थी और पहली बैठक में 207 टोटल सदस्य थे। ये टोटल, वैसे अगर हम संविधान सभा की बात करें तो टोटल सीटें 389 थी, लेकिन पहली बैठक में केवल 207 सदस्य ही आए थे। उसमें महिलाओं की संख्या थी केवल 9। आंसर मिल गया, आंसर भी। वैसे अगर क्वेश्चन आ जाए संविधान सभा में टोटल महिलाएं कितनी निर्वाचित हुई थी, तो टोटल महिलाएं निर्वाचित हुई थी 15 टोटल। लेकिन यहां पर क्या पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पहली बैठक में कितनी महिलाएं थी? तो पहली बैठक में 207 सदस्य थे, इनमें महिलाओं की संख्या थी 9। ओके, तो 9 महिलाएं पहली बैठक में। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ड्राफ्टिंग कमेटी, है ना। वैसे अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट की बात करते हैं तो भारतीय संविधान का जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया था एम.एन. रॉय ने, है ना। एम.एन. रॉय ने तैयार किया था और बाकी उसकी जांच के लिए बाद में जो कमेटी बनाई गई उसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। अब ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर थे। कितने थे? 7 मेंबर। इन 7 मेंबर में एक तो हो जाते हैं अध्यक्ष, और अध्यक्ष थे ड्राफ्टिंग कमेटी के भीमराव अंबेडकर। 6 सदस्यों में गोपाल स्वामी अयंगर शामिल थे, बिल्कुल सही। डीपी खेतान भी इसके सदस्य थे, बिल्कुल सही। मोहम्मद सादुल्ला ये भी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, लेकिन एच.सी. मुखर्जी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे। तो यहां पर कौन नहीं था यह पूछा गया है, तो आंसर डी इज करेक्ट आंसर। ड्राफ्टिंग कमेटी के यहां पर मैं आपको 6 मेंबर बता देता हूं, आपको याद रखना चाहिए क्योंकि काफी क्वेश्चन हमने यहां से देखे। देखिए, गोपाल स्वामी अयंगर पहला हमारा ऑप्शन भी था। सेकंड, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, है ना। थर्ड, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, तीसरे मेंबर हो गए। चौथे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला।
ठीक है, यहां पर हमारे पास ऑप्शन है एन माधव राव 5वें मेंबर है और छठे हैं डीपी खेतान। ठीक है, डीपी खेतान ये छठे मेंबर। तो 6 मेंबर हो गए और एक अध्यक्ष कौन हो जाते हैं, भीमराव अंबेडकर। टोटल मेंबर कितने हो गए, 7 ड्राफ्टिंग कमेटी। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रखिएगा कि 1948 में इस कमेटी के मेंबर थे डीपी खेतान, इनकी मृत्यु हो गई थी तो इनकी पोस्ट खाली हो गई। तब एक नए मेंबर को ऐड किया जाता है जिनका नाम था टी कृष्णामाचारी। ये एक ऐसे मेंबर थे जो कि डीपी खेतान की जगह पर आए थे, है ना। डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है 1948 में, तो फिर एक मेंबर की सीट खाली हो गई, तो मेंबर के रूप में, छठे मेंबर के रूप में शामिल किया गया टी कृष्णामाचारी। तो ये भी फिर ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर हो जाते हैं, ध्यान रखना। तो कभी ऑप्शन में ये भी आ जाए तो इसको भी याद रखना चाहिए आपको, क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है। तो कौन मेंबर नहीं थे, आई होप 7 लोगों के बारे में, 8 लोगों के बारे में टोटल आपको पता चल गया। तो एच.सी. मुखर्जी यहां पर मेंबर नहीं थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेखित है। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में उल्लेखित किया गया है और यह आर्टिकल जिस भाग में आता है वो है भाग 20 या पार्ट 20। आंसर डी। आंसर डी, भाग 20 में हमको आर्टिकल 368 देखने को मिलता है और इसमें पता चलता है कि संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहला नॉर्मली संशोधन है जब संसद के दोनों सदनों में सिंपल मेजोरिटी से कोई बिल पास करो संविधान संशोधन का और संविधान में संशोधन कर दो। सेकेंड होता है जब दोनों सदनों में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती किसी बिल पर, मतलब 2/3 बहुमत। और तीसरा, दोनों सदन जो हैं, संसद के दोनों हाउस जो हैं, वहां पर 2/3 स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए होती है और इसके अलावा आधे से अधिक राज्यों की विधानसभा में सिंपल मेजोरिटी से भी उस बिल को पास करवाना पड़ता है। तो इन 3 तरीके से भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है आर्टिकल 368 के तहत। भाग पूछा है भाग 20। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान की 6ठी अनुसूची में किस राज्य के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित उपबंध नहीं है, नहीं है पूछा गया। तो देखिए 12 शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें जो 6th शेड्यूल हमको देखने को मिलता है उसमें 4 स्टेट के जनजातीय क्षेत्रों का प्रावधान किया गया है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और चौथा है मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में देखने को मिलता है। ऑप्शन देख लेते हैं, कौन ऑप्शन के बाहर है, मणिपुर। ओके, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, मणिपुर 6th शेड्यूल में शामिल स्टेट नहीं है, आंसर ए हो जाए। आगे बढ़ते हैं, देखिए सिखों द्वारा कृपाण धारण करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सिखों द्वारा कृपाण धारण करना किस अनुच्छेद के तहत दी गई स्वतंत्रता है। सिख जो कम्युनिटी है, आपको पता है वो एक छोटा सा चाकू लेके घूमते हैं, उसको कृपाण कहा जाता है। अब वो आपको पता है वो कृपाण कहीं भी लेके जा सकते हैं, वो उनको धर्म का, उनके धर्म को मानने का अधिकार है और ये जो अधिकार है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 के तहत दिया गया है। क्योंकि अगर हम मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट से ही हैं, अगर मौलिक अधिकारों का आर्टिकल 25 देखें तो वो क्या बात करता है, तो आर्टिकल 25 कहता है धर्म को निर्बाध गति से मानने, आचरण करने और धर्म के अनुसार आचरण करने और धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता देता है। कौन, आर्टिकल 25। तो धर्म को निर्बाध गति से मानने, प्रचार करने और धर्म के अनुसार आचरण करने का अधिकार देता है आर्टिकल 25। तो सिख जो कृपाण धारण करते हैं वो धर्म के अनुसार आचरण है ना, तो आंसर सी हो जाएगा। आर्टिकल 25 के तहत सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता दी गई है, ये उनका फंडामेंटल राइट्स है। चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे आयरलैंड के संविधान से
भारतीय संविधान में लिया गया? तो देखिए, आयरलैंड के संविधान से नॉर्मली जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व, वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। लेकिन यहां पर अगर हम आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहां से एक और चीज ली गई है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, है ना। राष्ट्रपति का जो इलेक्टोरल कॉलेज है, इसका उल्लेख भी हमको आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता था। वहां से हमने इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कर लिया। इसके अलावा अगर हम मौलिक कर्तव्य की बात करते तो ये हमको सोवियत संघ रूस के संविधान से आता हुआ दिखता है। समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट की बात करते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और संविधान संशोधन अमेंडमेंट की जो प्रोसीजर है, इसे दक्षिण अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एडॉप्ट किया गया है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, आंसर ए यहां पर सही हो जाएगा। कहां से लिया है हमने? इसे लिया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। नॉर्मली मैंने आपको अभी बताया, डीपीएसपी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां से ली गई है, तो ये भी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ही ली गई है। और इसके अलावा प्रेसिडेंट का निर्वाचक मंडल भी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ही एडॉप्ट किया गया। ओके, आगे बढ़ते। किस अनुच्छेद में पर्यावरण की सुरक्षा तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रावधान किया गया? पर्यावरण है ना, नेचर, और जो वन और वन्य जीवन है, इनके संरक्षण का प्रावधान हमको डीपीएसपी में देखने को मिलता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये जिस आर्टिकल में उल्लेखित है वो आर्टिकल है आर्टिकल 48A। आर्टिकल 48 कहता है कि कृषि और पशुपालन का विकास करेगा राज्य, उसका कर्तव्य। और 48A में यह प्रावधान देखने को मिलता है कि राज्य पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नियम बनाएगा, प्रावधान करेगा, और वन और वन्य जीवों का भी संरक्षण करेगा। ठीक है, यह राज्य का कर्तव्य, आर्टिकल 48A, आंसर ए। ओके, दूसरे भी आर्टिकल जो दिए गए ऑप्शन में, इनको देखें तो आर्टिकल 52 ये प्रेसिडेंट की बात करता है, प्रेसिडेंट का है। ठीक है, आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट से रिलेट करता है, और आर्टिकल 37 ये डीपीएसपी का ही एक आर्टिकल है, और यह कहता है कि राज्य का कर्तव्य, राज्य की ड्यूटी है कि वो नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर ही कोई कानून बनाए। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं भी करता है तो नागरिक उसके लिए न्यायालय नहीं जा पाएगा, मतलब ये न्यायालय द्वारा इनफोर्सेबल नहीं है। ये आर्टिकल 37 प्रावधान करता है। तो हमको पर्यावरण की सुरक्षा, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रावधान चाहिए, तो वो आर्टिकल 48A में देखने को मिलता है। ओके, सबसे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का हम। सही कथन सुमेलित कीजिए, मतलब जोड़ी मिलाना है। देखते हैं, संविधान सभा की कुछ समितियां यहां पर दी गई है, हमको देख लेते हैं। देखिए, संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति के भारतीय संविधान सभा में अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, तो ए का हो जाएगा 3। ओके, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी की अभी हमने बात की थी, इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, तो बी का हो जाएगा 4। सी देखते हैं, प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सी का हो जाएगा 2। और मौलिक अधिकारों की जो उप समिति है, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए और जनजातियों के लिए जो परामर्श कमेटी थी, उसके अध्यक्ष भी हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल देखने को मिलते हैं। लेकिन यहां पर मौलिक अधिकारों की उप समिति की बात की गई है, तो इसके अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी, तो डी का हो जाएगा 1। अब अगर हम ये सीरीज देखें तो हमको कहां पे देखने को मिल रही है? 3, 4, 2, 1, तो हमको यहां पर देखिए बी ऑप्शन में ये देखने को मिल जाता है इजीली, तो आंसर हो जाएगा यहां पर आंसर बी। ओके, तो ये वो क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो कि आने वाली एसएससी की एग्जाम में हमको देखने को मिल सकते हैं। इवन सभी एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन हमको पूछे जाते। देखिए, मेन क्वेश्चन और इसके अलावा जो रिलीवेंट जितनी भी मैंने आपको डिटेल बताई, वहीं से क्वेश्चन हमको आते हुए दिखते। तो एक एक फैक्ट को आई होप आपने ध्यान से सुना होगा, नोट कर लिया होगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। और वीडियो भी आपको काफी अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अगेन, अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।